हेलो टू एवरीवन। आज हम डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पता होगा, हम लोगों ने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को फिनिश कर दिया है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि हमने फिनिश कर दिया है यहां पर लिक्विडिटी रेशियो को। और यहां लिक्विडिटी रेशियो में हमने दो तरीके के रेशियो, दैट इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो यानी कि एसेट टेस्ट रेशियो पढ़ा था। यस सुनो, यानी कि लिक्विड रेशियो पढ़ा था। सो ये दो रेशियोज हमने पढ़े थे टू चेक एनी बिजनेस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। अब आज हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो की, जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा हमने बेसिक चीजें डिस्कस करी हैं जो कि इस चैप्टर के लिए आपके हेल्पफुल होने वाली हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में आपके 4 रेशियोज कवर्ड है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म पोजीशन चेक करता है। द वेरी फर्स्ट वन रेशियो इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। सेकेंड रेशियो जो हमें इसके अंदर पढ़ना है, दैट इज डेब्ट टू टोटल असेट्स रेशियो। द थर्ड रेशियो दैट वी हैव टू स्टडी इज द प्रोप्राइटरी रेशियो। और जो लास्ट हमको पढ़ना है, दैट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आज हमको यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डेब्ट टू टोटल असेट रेशियो डिस्कस करेंगे। उसके बाद की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो एंड देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। टुडेज टारगेट इज टू अंडरस्टैंड डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब आप लोगों को यह पता चल गया कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट भी लॉन्ग टर्म होता है, इक्विटी भी लॉन्ग टर्म होता है। हमको यहां पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की इसे हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर लिख दिया है। अब मुद्दे पे आते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट, या आप इसको दूसरे नाम से जान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म डेब्ट। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको वर्ड दिखाई देता है डेब्ट या लॉन्ग टर्म डेब्ट, उसका मतलब आपको यहां पर ये चीज प्लेस कर दी है। इक्विटी को आप शेयर होल्डर्स फंड भी बुला सकते हैं। अच्छा, मैं एक जल्दी से आपको बैलेंस शीट दिखा दूं। एक मैंने बैलेंस शीट की वीडियो बनाई थी, स्पेशली इंपॉर्टेंट वीडियो करके एक वीडियो बनाई थी। वहां पर मैंने आपको बैलेंस शीट समझाया था। आपको पता है कि बैलेंस शीट में ये असेट साइड होती है एंड ये वाली साइड आपकी लाइबिलिटीज साइड होती है। मैंने बताया था कि यहाँ पर हम नॉन करंट असेट्स लिखते हैं, करंट असेट्स लिखते हैं, और यहाँ पर टोटल करके हमें टोटल असेट्स मिलता है। और ये टोटल असेट्स टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होता है। यहाँ पर हमारी करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स फंड, वर्ड मैंने क्या बोला? फंड होता है। ठीक है। करंट रेशियो में हमने करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज का मतलब पढ़ लिया था। नॉन करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं वो आप ध्यान से सुन लो। नॉन करंट असेट्स में आपके फिक्स असेट्स आते हैं। ठीक है, क्या आता है? फिक्स असेट्स आते हैं, और आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। ठीक है। और आपका जो ये फिक्स असेट्स है, इसके अंदर आपके दो तरीके के असेट्स होते हैं, एक टेंजिबल फिक्स असेट्स और एक इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। टेंजिबल जिसे आप छू सकते हो, इनटेंजिबल जिसे आप छू नहीं सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट्स वगैरह इज योर इनटेंजिबल असेट। बिल्डिंग मशीनरी इज योर टेंजिबल असेट। एंड यहाँ पर आपके नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया करंट रेशियो में। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हाँ जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कवर्ड है। हाँ जी, क्या कवर्ड है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कवर्ड है। बोरोइंग्स और प्रोविजंस आते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें आती है, यहां पर मैं थोड़ा दिखा दूं आपको। शेयर होल्डर्स फंड में आपकी शेयर कैपिटल आती है एंड आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है। ठीक है। शेयर कैपिटल में आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे तरीके के रिजर्व्स होते हैं, और सरप्लस यानी कि प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है, अगर लॉस होता है तो वो डिडक्ट हो जाता है। इस बैलेंस शीट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको इस बैलेंस शीट को समझना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
हमारा मुद्दा है यहाँ पर डेप्थ इक्विटी रेशियो, यानी कि हमको डेप्थ चाहिए। कौन सा डेप्थ? लॉन्ग टर्म डेप्थ। यस नो? क्योंकि डेप्थ को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्थ। और हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें इन दो चीजों से मतलब है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर दो चीजों से मतलब है, एक शेयर होल्डर्स फंड यानी कि ये अमाउंट से, और एक लॉन्ग टर्म डेप्थ यानी कि इस अमाउंट से। सो इन अमाउंट से हमें मतलब है इन द बैलेंस शीट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट को आपको लॉन्ग टर्म डेप्थ मानना है। अगर क्वेश्चन में लिखा आता है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, आप उसे लॉन्ग टर्म डेप्थ कंसिडर करने वाले हैं। सो यहां पर आइडल डेप्थ इक्विटी रेशियो है 2:1। आपको पता है फॉर्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी। कहने का मतलब ये है कि जो डेप्थ है वो ट्वाइस है फ्रॉम योर इक्विटी। आपको पता है डेप्थ के थ्रू भी आप पैसा रेस करते हैं, इक्विटी के थ्रू भी पैसा रेस करते हैं। ये सुनो, तो ये कह रहा है अगर इक्विटी आपकी 1 लाख है और डेप्थ अगर आपकी 2 लाख है, तो ये रेशियो जो आएगा वो 2:1 आएगा। और ये डिपेक्ट कर रहा है कि जो आपकी डेप्थ है वो ट्वाइस है फ्रॉम योर शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, दे आर ट्वाइस ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड, तो पोजीशन बढ़िया है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेप्थ इक्विटी रेशियो। सो हमें यहां से कैलकुलेट करना है डेप्थ इक्विटी रेशियो। सो डेप्थ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, दैट इज डेप्थ, ओके आई विल राइट इट एज लॉन्ग टर्म डेप्थ अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। चलिए देखते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्थ, शेयर कैपिटल दी है, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट है या डेबिट? देखो ब्रैकेट में अगर लिखा होगा तो इसका मतलब है डेबिट, दैट मीन्स लॉस, लेकिन यहां पर ब्रैकेट नहीं है, दैट मीन्स दिस इज योर प्रॉफिट बैलेंस। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? शेयर कैपिटल, और अगर आप रिजर्व्स एंड जो सरप्लस है इन सारे को टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा अपना शेयर होल्डर्स फंड। आप फॉर्मूला देख के आइए तो आपको ये चीज समझ में आएगी। शेयर होल्डर्स फंड इज व्हाट? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो आप इन सभी को टोटल कीजिए एंड आपका शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। वेयर इज माई कैलकुलेटर? सो 6 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000, ये हो गया आपका 112,0000 यानी कि 11,20,000। चलिए लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, अगर आप ध्यान से देखें डिवेंचर्स आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट्स होते हैं। सो लॉन्ग टर्म डेप्ट्स कितने हैं? 5 लाख एंड लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, ओके ये लॉन्ग टर्म लोन लिख लो आप यहाँ पर। चलो, सो डिवेंचर्स आपके क्या है? लॉन्ग टर्म डेप्ट है, और लॉन्ग टर्म लोन भी क्या है आपका? लॉन्ग टर्म डेप्ट है। सो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेप्ट में ये दोनों चीजें दैट इज डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स ऐड करके आप लिख दोगे, दैट इज 8,40,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये चीज क्या लिखा हुआ है? 8% डिवेंचर्स। इसका मतलब जो डिवेंचर्स है हम उस पर इंटरेस्ट जो देंगे दैट इज 8%। ओके, ऐसे ही लॉन्ग टर्म लोन्स पे जो इंटरेस्ट की रेट है दैट इज 10%। अब बात ये आ जाती है कि इस इंटरेस्ट का इस फॉर्मूले में कुछ होगा या नहीं होगा। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, ये क्या है? ये एक एक्सपेंस है कंपनी का। सो एक्सपेंस है कंपनी का, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट तो नहीं है ना, शेयर होल्डर फंड तो है नहीं, तो यहां पर क्यों लिखेंगे? आप इसे सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं ये आपका आ रहा है 0.75:1। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके वेट अ सेकेंड, गलती हो गई मुझसे, यहां पर ये क्वेश्चन और है। चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हैं तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आपको इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जब बैलेंस शीट समझाई थी तब वहां पर बताया था लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या होता है। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब होता है बोरोइंग्स। सो ये दोनों बोरोइंग्स है और ये है आपका प्रोविजंस। तो आप इन सबको ऐड करके बताइए मुझे क्या होगा। 5 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 1,12,000, दिस इज योर 9,52,000। सो ये आपका आ रहा है 9,52,000। करंट लाइबिलिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, करंट एसेट से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज कंसिडर करनी है और हमें शेयर होल्डर्स फंड कंसिडर करना है। सो आप इसे सॉल्व कर दो। सो इसको आप जब कंप्लीटली डिवाइड करोगे सो दिस विल बी 0.85:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सो हियर यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्थ इक्विटी रेशियो। सो आपको करना क्या है, सिर्फ आप फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज डेप्थ अपॉन इक्विटी। चलिए यहां पर आपको क्वेश्चन आराम से देख लो आप वीडियो पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टेंजिबल फिक्स असेट्स दिए हैं, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स दिए हैं, करंट असेट्स दिए हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज दिए हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिए हैं एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है। अब किस तरीके से हमें डेप्थ इक्विटी रेशियो इस क्वेश्चन में निकालना है। अब हमें डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम लॉन्ग टर्म डेप्थ किस तरीके से निकालें, शेयर होल्डर फंड किस तरीके से निकालें, तो आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, दैट इज ड्रॉ विद द बैलेंस शीट। सो आप बैलेंस शीट को ड्रॉ कीजिए। चलिए क्या लिखा है, टेंजिबल फिक्स असेट्स, इनटेंजिबल फिक्स असेट्स, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे नॉन करंट असेट्स। और मैंने अभी अभी आपको बताया नॉन करंट असेट्स में आते हैं आपके टेंजिबल फिक्स असेट्स, इनटेंजिबल फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये चार चीजें आपकी यहां पर नॉन करंट असेट्स में आती हैं। सो टेंजिबल फिक्स असेट्स दिए हैं, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स दिए हैं। सो दीज आर गिवन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दी, सो आप इसे जीरो मान लो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दिए तो जीरो मान लो, ठीक है। सो टेंजिबल आपके कितने हैं, 24,50,000 प्लस 3 लाख। सो आपको इससे यहां से क्या मिल जाएगा, प्लस करके आपको नॉन करंट असेट्स मिल जाएंगे। सो आपको बहुत अच्छे से पता है ये आपकी लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है, ये आपकी असेट साइड होती है। यहां पर आपके आते हैं नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, दिस इज योर टोटल लायबिलिटीज एंड दिस कॉलम इज योर टोटल असेट्स। तो अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको नॉन करंट असेट्स पता चल जाएंगे, दैट इज 27,50,000। चलिए फिर क्या बोल रहा है, करंट असेट्स। सो आपको करंट असेट्स का बैलेंस बता दिया, सो आप इसे करंट असेट्स का बैलेंस लिख लो। फिर आपको क्या बता दिया, करंट लायबिलिटीज बता दी, सो करंट लायबिलिटीज के कॉलम में आप करंट लायबिलिटीज लिख लो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड प्रोविजंस हैं, ये सारे हमारे बनते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के, सो आप इन दोनों को प्लस करिए एंड ये हमारा आ रहा है 17,50,000। सो दीज आर योर नॉन करंट लायबिलिटीज। और हमें निकालना है यहाँ से डेप्थ इक्विटी रेशियो। अगर आप ध्यान से देखो, डेप्थ का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, सो आपको नॉन करंट लायबिलिटीज यहाँ से 17,50,000 रुपीज मिल चुकी है। अब आपको निकालना है इक्विटी। इक्विटी का मतलब आपको शेयर होल्डर्स फंड निकालना है। अब कैसे निकालोगे, अगर आप इस टेबल को कंप्लीट करने की, इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करने की कोशिश करो तो आप क्या देख रहे हैं, आप इन दोनों को प्लस करो और यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लस करिए को आप। सो ये आ रहा है आपका 30,84,000 एंड सिमिलरली 30,84,000। अब आप इस बैलेंस में से, बैलेंस शीट है तो दोनों तरफ बैलेंस एक जैसा होने वाला है। अब आप इस बैलेंस में से क्या कीजिए, इस बैलेंस में से इन दोनों को हटा दो। जब ये दोनों हट जाएंगे यानी कि माइनस कर दो, तब आपका आ जाएगा क्या, शेयर होल्डर्स फंड। सो आप इन दोनों चीजों को माइनस कर दीजिए। सो दिस इज कमिंग एज 12,50,000। सो आप यहां पर लिख दोगे 12,50,000 इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। हाँ जी, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड आपका 12,50,000 आ गया है। सो आप इसे सॉल्व कीजिए। सो ये आपका आ रहा है एज 1.4, कंप्लीटली डिवाइड करोगे 1.4 आएगा। सो 1.4 रेशियो 1 इज योर आंसर, ठीक है। सो अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। चलिए क्या बोला है, डेप्थ इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1:2, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज। जैसे हमने करंट रेशियो में पढ़ा था, क्विक रेशियो में पढ़ा था कि आपको वहां पर रेशियो दे दिया होता था और पूछते थे कि भाई नीचे जो ट्रांजेक्शन हुए उसके हिसाब से आप बताइए कि वो पर्टिकुलर रेशियो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहां से सुनिएगा, डेप्थ इक्विटी रेशियो क्या है, 1:2। सो डेप्थ इक्विटी रेशियो इज 1:2। 1:2 का मतलब क्या हुआ, जो आपकी डेप्थ है वो 1 लाख है, आप अज्यूम कर लो, और इसी तरीके से इक्विटी क्या है, 2 लाख है। चलिए, सो डेप्थ अपॉन इक्विटी 1:2, 1 का मतलब मैंने 1 लाख बना दिया और इसे 2 लाख बना दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ऊपर 1 लाख से मल्टीप्लाई करा और नीचे 1 लाख से मल्टीप्लाई करा। आप चाहो तो जिस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना चाहो उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 1 लाख से क्यों करा, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 लाख और 1 लाख कैंसिल हो जाएगा, ये सुनो, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स पता है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो ज्यादा मत समझो, इतना समझो कि 1 लिखा है तो हमने उसको 1 लाख बना दिया
और 2 लिखा है तो 2 लाख बना दिया। और इससे होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो 0 0 कट जाएगा, 1/2 ही आएगा आंसर। सो आप इसको 1 लाख और 2 लाख लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो क्या दिया है, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1:2 दिया, यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, यानी कि डेब्ट आपका 1 लाख है और इक्विटी आपकी 2 लाख है। ओके फाइन। अब इन ट्रांजैक्शन से आपको बताना है कि ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं आने वाला। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो क्या होगा, आपके पास पैसा आ जाएगा, यानी कि कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, ये सुनो। और दूसरे एंड पे क्या होगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, ये सुनो। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो आप एंट्री देख लो। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो एप्लीकेशन इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये टेम्पररी एंट्री हमारी कैंसिल होती है, सो हमने इसे कैंसिल करा। और आपको पता है यहां पर हम लिखते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस सुनो। सो ये एंट्री कैंसिल हो जाती है। अगर ध्यान से देखो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो हमारे पास पैसा आया, इशू करा हमने, ये सुनो, कंपनी ने इशू करा तो कंपनी के पास पैसा आया। और दूसरे हैंड पे क्या हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ गई, तो पैसा भी बढ़ा और शेयर कैपिटल भी बढ़ी। पैसा बैंक, बैंक क्या होता है, करंट एसेट, करंट एसेट बढ़े। लेकिन यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, डेब्ट और इक्विटी का, तो यहां पर इसका तो कोई फर्क होने नहीं वाला। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से क्या होगा, इक्विटी बढ़ जाएगी। सो आप बढ़ा दो, कितने अमाउंट से, कुछ भी एज्यूम करके बढ़ा दो। मान लो 50,000 का ट्रांजेक्शन हुआ था। चलो अब इसे सॉल्व करो आप लोग। सो ये मेरा आ रहा है 0.4:1। अब पहले क्या था हमारा 1:2। हाँ जी 1 था, अब क्या हो गया 0.4, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो हर तरफ से आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। तो हमने कैश रिसीव करा किससे, डेटर से, तो क्या होगा, कैश इंक्रीज होने वाला है, कैश हमारे पास आया, कैश इंक्रीज हुआ। अब जो हमारे डेटर्स थे यानी कि कस्टमर्स थे, वो कस्टमर्स नहीं रहे, सो डेटर्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। सो कैश इंक्रीज हुआ यानी कि करंट एसेट्स इंक्रीज होने हैं, डेटर्स डिक्रीज हुए यानी कि करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। सो करंट एसेट्स में तो फर्क पड़ने वाला है, बट इक्विटी और डेब्ट में, हाँ जी डेब्ट और इक्विटी में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, पहले अगर आपका रेशियो इतना है, ये सुनो, एज पर क्वेश्चन रेशियो इतना है, लेकिन कैश और डेटर्स का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों करंट एसेट से रिगार्डिंग है, बल्कि हमें डेब्ट और इक्विटी पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। तो भाई कैश आ गया और आपका स्टॉक जो है वो कम हो गया, तो ये दोनों फर्क कहां पर आने वाले, करंट एसेट्स में, डेब्ट और इक्विटी में तो नहीं आने वाले, तो यहां पर भी नो चेंज होगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड में आपका नो चेंज। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आपने कुछ बहुत लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी थी, लॉन्ग टर्म लोन्स लिए थे, अब आप उसका रीपेमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा, रीपेमेंट कर रहे हैं तो कैश चला जाएगा आपकी तरफ से, यानी कि कैश कम हो गया, इसका मतलब करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, इसका यहाँ पर डेब्ट इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरे हैंड पे आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे करी हैं, यानी कि जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं वो कम हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती हैं, हाँ जी डेब्ट और इक्विटी में से क्या होती है, डेब्ट होती है, इसका मतलब आपका डेब्ट कम हो जाएगा। सो आप डेब्ट को कम कर दीजिए, मान के चलो 50,000 से मैंने कम करा, ठीक है। आप कोई भी फिगर अज्यूम कर सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, ये आपका आ रहा है 0.25:1। सो आप क्या देख रहे हो, पहले 1 था, अब क्या है 0.25, यानी कि यहां पर रेशियो आपका हो गया है डिक्रीज। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या बोला है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने गुड्स परचेज करे यानी कि स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया, और क्रेडिट पे परचेज करे यानी कि क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। ये आपका करंट एसेट से रिलेटेड है और ये करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट इज नो चेंज। अंडरस्टूड, यहां पर कोई भी इंक्रीज वाला नहीं था। सो दीज आर योर क्वेश्चन। अब देखते कोई और क्वेश्चन है, नहीं है। चलिए कल नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। अप टिल देन थैंक यू सो मच।